Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay, I hope you will be fine. तो बेटा हमने पिछले 5 चैप्टर रीड कर लिए हैं और अच्छे से मैंने आपको समझाया भी है और उसके बाद मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड किया है, तो आपको सारे आपकी सब नोटबुक पर राइट डाउन होने चाहिए. एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड ऑन द टॉपिक economic reform since 1991. It is your 6th chapter in Indian economy. So we have already discussion on this topic, पर particularly जो 6th लेसन है आपका 6th चैप्टर है उसमें और ज़्यादा डीपली हम इसको रीड करेंगे. So जिसको हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज भी बोलते हैं, NEP शॉर्ट फॉर्म है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव नीड टू नाउ द मीनिंग ऑफ new economics policies. What is the meaning of new economics policies या new economic reforms? So beta, economic reforms refer to a set of economics policies that are directed to increase the rate of prosperity and growth rapidly. यानी हमारे नई आर्थिक सुधार से हमारा अभिप्राय है कि जो हमारी डायरेक्ट रूप से यानी इकोनॉमिक्स पॉलिसियों का एक ऐसा समूह जो हमारे आर्थिक व्यवस्था को, जो हमारी समृद्धि है और जो हमारी ग्रोथ रेट है उसको बहुत तेज़ी के साथ ऊपर ले जाए, ऐसी पॉलिसियों का एक समूह जो 1991 में हमने बनाया था. डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस पॉलिसी को बनाया था. उस समय हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. You know about the Dr. Manmohan Singh. He is our ex-prime minister. He is economist. बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं. So that is the meaning of, यानी it means new economic reforms means economy reform refer to a set of economic policies that are directed to increase the rate of prosperity and growth rapidly. तेजी के साथ में. अब बेटा हमने इसके अंदर किया क्या था, जो हमारा इतना विकास हुआ था वो कैसे हुआ था, क्या क्या पॉलिसीज़ हमने अपनाई थी, पहले कौन सी थी. देखिए हम सारा रीड करेंगे इस लेसन में, पर आज के टॉपिक में हम सिर्फ मीनिंग जानेंगे और इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में सोचेंगे कि कौन कौन से थे जो इसके कंपोनेंट्स थे. तो द फॉलोइंग आर द 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स. 3 जो कंपोनेंट्स थे वो सबसे बड़े थे इसमें. वो कौन कौन से थे और किन के जगह पर उनको हमने रिप्लेस किया था. फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि आखिर हमें क्या ज़रूरत थी न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाने की, अपनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी हमें. ये चीज़ भी हम रीड करेंगे. तो पहले हम देखते हैं कि देयर आर 3 broad components of the new economics policies. First है liberalization in place of licensing. यानी जो हमारी 1956 की जो पॉलिसीज़ थी उसके अंदर जो हमने लाइसेंस पॉलिसी अपनाई थी उसकी जगह हमने क्या कर दिया, लिबरलाइजेशन कर दिया, उदारीकरण कर दिया गया. यानी इसका मतलब है कि जो पाबंदियाँ थी, जो लाइसेंस लेने की, जो इन्वेस्टमेंट करने की जो पाबंदियाँ थी उन सबको हटा दिया गया, उदारीकरण कर दिया गया. अब कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है. दूसरा था प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोट. यानी जो कोटा हमने निर्धारित किया हुआ था किसी भी चीज़ का उसकी जगह प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया. यानी कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर सकता है यहाँ पर. थर्ड है हमारा ग्लोबलाइजेशन इन प्लेस ऑफ परमिट. जब विदेशी हमारे यहाँ निर्यात करते थे या यहाँ इन्वेस्टमेंट करते थे तो उनको परमिट लेना पड़ता था, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ थी जो उनको करनी पड़ती थी. बट इन 1991 इन चीज़ों के इसकी जगह ग्लोबलाइजेशन कर दिया. बेटा ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि ओपन संसार का यानी वर्ल्ड का कोई भी देश यानी कोई भी कंट्रीज़ हमारे यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट कर सकती है. तो जो परमिट थी वो ख़त्म कर दी गई, एबोलाइज कर दिया गया उसकी जगह और ग्लोबलाइजेशन कर दिया गया. कोई भी कहीं से भी इस देश में आकर अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है. तो बेटा ये 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स थे हमारे न्यू इकोनॉमिक्स रिफॉर्म के. एंड आफ्टर दैट
अब बात आती है नीड फॉर न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज। क्या ज़रूरत थी, क्या हमें इनकी ज़रूरत पड़ गई थी, न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़ की नीड की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो बेटा मैं 1 बाय 1 मैं बाद में आपको PDF भेजूंगा, आप उसमें से नोट डाउन कर लेना, पर यहाँ आप एक बार ध्यान से सुन लीजिए। पहला था हमारा हाई फिस्कल डिफिसिट। पहला रीज़न हाई फिस्कल डिफिसिट, इसका मतलब होता है राजकोषीय घाटा। इन द अकाउंटिंग ईयर द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज मोर देन गवर्नमेंट रिसिप्ट, यानी जब गवर्नमेंट की प्राप्तियों से गवर्नमेंट का खर्चा एक साल के अंतर्गत ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम फिस्कल डिफिसिट बोलते हैं। और इसके बहुत सारे बैड इफेक्ट थे। इट शो ओवर इकोनॉमिक कंडीशंस, इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल कंडीशन, ये हमारी जो इकोनॉमिक्स है उसकी वित्तीय अवस्था को दिखाता है, गरीबी को दिखाता है। दूसरा है इट इंक्रीज द मॉनेटरी इन्फ्लेशन विच इज़ ए हार्मफुल फॉर एनी इकोनॉमिक्स। सो ये हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, फिस्कल डिफिसिट हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए हमने नई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पॉलिसीज़ को अपनाया था। दूसरा पॉइंट आता है बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान शेष जिसे हम बोलते हैं। भुगतान शेष का मतलब है कि हमारा जो दूसरे देशों के साथ में जो व्यापार होता है वो घाटे का चल रहा था। एक्चुअल में जो हमारा इंपोर्ट ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम था। इट मीन्स कि बैलेंस ऑफ पेमेंट थोड़ी वाइड है ट्रेड ऑफ बैलेंस से। तो इसमें क्या था कि जितने भी हमारे प्राप्तियां थी और जो हमारी देनदारियां थी, तो भुगतान जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था हमारा वो घाटे का चल रहा था। यानी हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए दूसरे देशों से या इंटरनेशनल एजेंसीज थी उनसे हमें उधार लेना पड़ता था, केवल किसी के ऋण को चुकाने के लिए। तो जब हम दूसरे देशों से ऋण ले रहे हैं किसी को चुकाने के लिए, तो फिर हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। तीसरा बेटा हमारा फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा के भंडार में भारी कमी आ गई थी। मैंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन किया था आपसे पहले कि फॉरेन जो एक्सचेंज रिजर्व होता है उसमें भारी कमी आ गई थी, और वो ज़रूरी होता है किसी देश के लिए, क्योंकि जो हम दूसरे देशों के साथ व्यापार करते हैं, जो हम इंपोर्ट करते हैं, जो हमें उनको पेमेंट करनी होती है उस देश की मुद्रा में करनी होती है। तो जब हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं रहा था तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज थी उनका ट्रस्ट हमसे उठ गया था, अदर कंट्रीज़ का ट्रस्ट हमसे उठ गया था। अब हमें दूसरे देशों से जो इंपोर्ट करना था उनको पेमेंट करने के लिए हमारे पास मुद्रा नहीं थी, विदेशी मुद्रा नहीं थी, तो हम क्या करें। तो इस सिचुएशन में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह को उसका अध्यक्ष बनाया गया। मनमोहन सिंह ने फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, तो इन्होंने ये पॉलिसी बनाई। तो उसके बाद हमारा अगला है बेटा फोर्थ पॉइंट है इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल का मतलब होता है राइज इन प्राइस कंटिन्यूसली, एक लिमिट होती है, उससे ज़्यादा लगातार कंटिन्यू कीमतों को बढ़ना, जो कि हार्मफुल होते हैं इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ है हमारा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। फिफ्थ पॉइंट है हमारा जो हमारी गवर्नमेंट ने बनाई थी 1956 की जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई थी, तो उसमें ज़्यादातर जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थे उनको पब्लिक सेक्टर के लिए रखा गया था। तो पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या हुआ बेटा कि जो उनकी परफॉर्मेंस थी वो बड़ी पुअर थी, और आप जानते हैं पब्लिक सेक्टर में क्या हाल होता है, करप्शन बढ़ जाती है। जो एम्प्लॉय होते हैं वो अपने आप को बहुत बड़े बोझ समझने लगते हैं, काम नहीं करते हैं, उनको मकसद नहीं होता है, बस वो उनको जॉब मिल गई है। तो इस तरह आप आज देख लीजिए, प्रैक्टिकली देख लीजिए, प्राइवेट सेक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल को देख लीजिए और गवर्नमेंट हॉस्पिटल को देख लीजिए, प्राइवेट बैंक को देख लीजिए और गवर्नमेंट बैंक को देख लीजिए। तो यही सिचुएशन थी बेटा, जो पब्लिक सेक्टर, क्योंकि उस समय ज़्यादा जो सेक्टर रिजर्व किया गया था वो पब्लिक सेक्टर के लिए किया गया था, तो पब्लिक सेक्टर का जो उसने ग्रोथ नहीं की थी, उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बहुत लो परफॉर्मेंस थी। तो ये हमारा 5वां पीरियड था बेटा। उसके बाद आज की वीडियो हम इतना ही करेंगे। उसके बाद हम अपना जो नया टॉपिक होगा वो होगा एलिमेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसीज़। इनके एलिमेंट्स जो मैंने बताए थे उनके ऊपर हम डीपली डिस्कशन करेंगे कि वो क्या थे, एक्चुअल में उनका मीनिंग क्या था, उसके बैड इफेक्ट क्या पड़े थे और उसके गुड इफेक्ट क्या पड़े थे, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी बेटा कोई भी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी, आई एम स्टिल हियर। थैंक यू वेरी मच।